Hello, dear students. Good morning to all of you. Today is the lecture number 6 for class 12 and chapter is the current electricity. तो बेटा आज इस टॉपिक में इस लेक्चर में सबसे पहले मुझे ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस बताना है आपको। हालांकि बेटा ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस का डेरिवेशन और ये सब चीज़ बेटा आपके सिलेबस से निकल चुकी है आज, लेकिन थोड़ा इसके बारे में बेटा समझना बहुत ज़रूरी है। तो बेटा सबसे पहले आता है रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब मान लीजिए बेटा आपके पास ये तीन रेजिस्टेंस हैं, ये बेटे मान लीजिए R1 है और ये मान लीजिए बेटे रेजिस्टेंस आपके पास R2 है और ये रेजिस्टेंस आपके पास R3 है, ठीक है ना। ये मान लीजिए बेटे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है और ये 6 है। तो बेटे रेजिस्टेंस को सीरीज में किस तरह से लगाया जाता है, यानी कि जो रेजिस्टेंस है उसको एक एंड के रेजिस्टेंस को दूसरे एंड से आप कनेक्ट करते चले जाइए, करेक्ट। तो आपके पास जब इन सभी रेजिस्टेंस को मैं एक का एंड दूसरे से मैं कनेक्ट कर दूंगा तो हर सब सिर्फ आपके पास शुरू वाला एंड और सबसे लास्ट वाला एंड आपके पास फ्री रहेगा। ये आपके पास R1 हो गया, ये आपके पास R2 हो गया और ये आपके पास R3 हो गया। तो बेटा ये 2,3 आपके पास यहाँ आ गया और ये 4,5 बेटा आपके पास यहाँ आ गया, करेक्ट, और 6 आपके पास यहाँ आ गया। तो बेटा जो टोटल रेजिस्टेंस होता है इसको हम RS और R इक्विवेलेंट से भी लिख देते हैं, इसको हम R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह से लिख देते हैं। तो ये बेटा आपके पास टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रेजिस्टेंस सीरीज में। अब बेटा कुछ रूल्स होते हैं, कुछ इसके रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अगर मान लीजिए बेटा रेजिस्टेंस के अंदर आपकी अगर रेजिस्टेंस सीरीज में है और कोई करंट अगर किसी रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन में फ्लो होता है तो कभी भी रेजिस्टेंस के अंदर जो रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं, सीरीज में करंट की वैल्यू कभी भी नहीं बदलती है, यानी कि करंट जो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में वो हमेशा सेम रहता है। एंड बट लेकिन जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज जो होती है हर रेजिस्टेंस में वो बढ़ जाती है। यानी कि अगर मान लीजिए टोटल वोल्टेज आपके पास बैटरी की 6 है तो हर रेजिस्टेंस में वो बढ़ जाती है, उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी पोटेंशियल का ड्रॉप उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस उतना ही ज़्यादा होता है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा इंक्रीज होती है। अगर मान लीजिए बेटे R1 की वैल्यू आपके पास 1 ओम की है और R2 की वैल्यू 2 ओम की है और R3 की वैल्यू अगर आपके पास 3 ओम की है तो 100% जब ये तीनों रेजिस्टेंस हम सीरीज में लगाएंगे तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा, जो मैक्सिमम इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होगा उससे भी ज़्यादा आपके पास टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाती है। अब देखते हैं हम रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो अगर पैरेलल में होते हैं तो आपके पास ये जो रेजिस्टेंस होते हैं ये आपके पास रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं। मान लीजिए बेटा ये R1 है, ये R2 है और ये R3। पैरेलल में हर रेजिस्टेंस का एंड एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, किसी भी रेजिस्टेंस का कोई भी एंड फ्री नहीं होता है। यानी कि बेटा अगर हम यहाँ पर बात करें और इन तीन रेजिस्टेंस को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो 1, 3, 5 पॉइंट सब कॉमन आपके अगर यहाँ पर आ गए, 2, 4, 6 पॉइंट सब बेटा आपके पास यहाँ पर आ जाते हैं, करेक्ट। तो आपके पास ये जो हो जाता है बेटा ये आपके पास टोटल रेजिस्टेंस बन जाता है। अब तो बेटा जो टोटल जो पैरेलल में होता है, पैरेलल में अगर मान लीजिए बेटा मैं टोटल वोल्टेज आपके पास यहाँ पर लगा देता हूँ, अगर और ये मान लो बेटा अभी लाइट आ जाती है, 1 सेकंड में आ जाती है लाइट। अब मान लो बेटा बैटरी का कनेक्शन कर दिया बेटा हमने, ये पैरेलल के कॉम्बिनेशन में आपके पास टोटल करंट आई है तो बेटा जो करंट होगा यहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि पैरेलल के कॉम्बिनेशन में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। लेकिन वोल्टेज जो वोल्टेज होती है जितनी भी रेजिस्टेंस पैरेलल में होती है वो सभी में सेम होती है। तो टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता है RP और इसको 1/R इक्विवेलेंट भी कह देते हैं, वो फॉर्मूला बन जाता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब बेटा कुछ रूल्स होते हैं बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए भी।
सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए पैरेलल के कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है लेकिन वोल्टेज सेम रहती है। जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे कम होगी 100% उसके अंदर करंट की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, लेकिन जो भी टोटल करंट होगा सम ऑफ द इंडिविजुअल करंट होगा वो आपके पास सब बराबर आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर बेटा ऑब्जर्व करें तो आई की वैल्यू जो जाएगी वो I1 प्लस I2 प्लस I3 बन जाएगी, करेक्ट। अब बेटा देखो टोटल रेजिस्टेंस जो होता है वो पैरेलल के कॉम्बिनेशन में वो डिक्रीज होता है। इट मीन अगर मान लो R1 की वैल्यू 1 है, R2 की वैल्यू 2 है और R3 की वैल्यू 3 है, अगर इन तीनों रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में लगाते जो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, जो लीस्ट रेजिस्टेंस है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू उससे भी कम आती है। इट मीन्स हम कह सकते हैं बेटे कि रेजिस्टेंस की वैल्यू सीरीज में इंक्रीज होती है तो पैरेलल में रेजिस्टेंस की वैल्यू सीरीज में इंक्रीज होती है तो पैरेलल में डिक्रीज हो जाती है, करेक्ट। जस्ट ये बेटा आपके पास थोड़ा सा आइडिया और बेटा आपके पास अब बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ये टॉपिक बेटे बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत आता है इसके ऊपर। इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस की। तो बेटा रेजिस्टेंस क्या होता है, एक जो कंडक्टर होता है बेटा वो हमेशा करंट का एक फ्लो का अपोज करता है, उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। इसी प्रकार से बेटा देखो एक सेल का इलेक्ट्रोलाइट होता है। सबसे पहले बात आती है कि अब ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास बैटरी होती है, घरों में इन्वर्टर की बैटरी होती है, बैटरी के अंदर बेटे पानी या उसका हम बहुत डाइल्यूट एसिड डाल देते हैं, तो वास्तव में जो एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। मान लीजिए बेटे ये आपके पास एक बैटरी है, करेक्ट, ये मान लीजिए बेटे इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ पर बेटे पानी भरा हुआ होता है बैटरी के अंदर, तो आपके पास जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव से अगर नेगेटिव पर भी जाएगा तो इस वाटर या इस एसिड के थ्रू ऊपर जाएगा। तो वास्तव में बेटा ये भी उस चार्ज के फ्लो का अपोज करता है, ये भी इस चार्ज के फ्लो का अपोज करता है। तो जो चार्ज होता है जिसके फ्लो का अपोज करता है, ये जो रेजिस्टेंस बनाता है, जो अपोजिशन ऑफर करता है, कौन, इलेक्ट्रोलाइट। जो बैटरी के अंदर एसिड और हम पानी डालते हैं वो उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। वो जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है वो एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस अपने किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा 100% इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। जितने कम इसके अंदर आयंस होंगे, मींस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो आयंस के नंबर्स होंगे जितने कम होंगे उतने रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और इसके अंदर आयंस जितने ज़्यादा होंगे 100% इलेक्ट्रोलाइट की वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी ही कम होती है, ठीक है ना। और कुछ बेटे बात डिपेंड करती है नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड जो होते हैं अगर कॉपर के बने हुए होंगे तो कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसके लिए इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी ही कम हो जाती है। तो दिस इज अबाउट इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अब जो बात आती है बेटे इंटरनल रेजिस्टेंस, अब आपकी बात आती है बेटे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब बेटे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो आपको समझना है बेटे। इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब देखो बेटा सर्किट को डायग्राम को समझना आप ध्यान देना। तो बेटे इंटर जो ये आपके पास मान लीजिए बेटे ये आपके पास एक सेल है, ठीक है ना, और ये जो सेल है आपके पास ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, और मान लीजिए बेटे यहाँ पर मैं एक स्विच लगा देता हूँ और इस सेल को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के थ्रू बेटे में कनेक्ट कर देता हूँ।
ठीक है ना। और ये फर्स्ट डायग्राम समझिए, और एक बेटा आपके पास डायग्राम ये है। बस फर्क क्या है बेटा, देखो इसके अंदर स्विच क्लोज्ड है और इसके अंदर स्विच ओपन है। तो देखो बेटा इस टाइम जो ईएमएफ होता है वो क्या होता है, देखो बेटा ईएमएफ आप पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ सबसे पहले या दूसरे लेक्चर में। अगर आपके पास किसी भी सेल से करंट ड्रा नहीं हो रहा है, अगर आपका किसी भी सेल से करंट ड्रा नहीं हो रहा है, तो इस सेल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उसका ईएमएफ कहलाता है। करेक्ट। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अब जैसे ही स्विच को क्लोज मान लिया बेटा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर होता है। ये इसका हमेशा बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से ही डिनोट करा जाता है। अब बेटा जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करता हूं तो इस सर्किट से करंट ड्रा होना शुरू हो जाता है। तो देखो बेटा जब आप ईएमएफ मेजर करोगे तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जो ईएमएफ का जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इसी को हम ईएमएफ कहते हैं। लेकिन जब सेल से करंट ड्रा होना शुरू हो जाता है तो 100% ये ईएमएफ ना होकर यहाँ पर अब ये बन जाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम सिर्फ वी कहते हैं। यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कब कहलाएगा, जब किसी सेल से करंट ड्रा होना शुरू हो जाएगा तब आपके पास ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। करेक्ट। अब बेटे मुझे एक इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए एक फॉर्मूला डिराइव करना है। करेक्ट। अब देखो बेटे आपके पास जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो V है, और जो ईएमएफ है वो E है, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो स्मॉल r है, और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो कैपिटल R है। तो बताओ बेटे जो टोटल रेजिस्टेंस हुआ है, ठीक है ना, उसको आप R इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं। तो बताओ ये R और बेटे ये R सीरीज में हुआ है या नहीं हुआ, तो बताओ बेटे इसको आप R प्लस R भी कह सकते हैं या नहीं कह सकते। करेक्ट। तो देखो बेटे जो टोटल करंट होगा ये टोटल करंट कह सकते हैं, टोटल करंट, और यह जो मैक्सिमम करंट होगा वो बताओ I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R होगा या नहीं। करेक्ट। और देखो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है जो V है। अब तो ये तो है ईएमएफ और ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो 100% ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा जब करंट रहा होगा तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इस ई की वैल्यू से कम होगा। सोच कर देखो ये वैल्यू कितनी कम होगी, अरे जितना पोटेंशियल ड्रॉप इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से हुआ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ई में से उतना ही घट जाएगा। इट मींस जो I इंटू आर के बराबर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसमें से घट जाएगा, वो आपके पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। करेक्ट। आल्सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अरे इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस बताओ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू IR आएगा नहीं आएगा। अब बेटा V की वैल्यू चाहे इस फॉर्मूले से निकालिए, V की वैल्यू आप इस फॉर्मूले से निकालिए, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। करेक्ट। अब हमें बेटा निकालना है रिलेशन, तो पुट द वैल्यू ऑफ I फ्रॉम इक्वेशन 1। तो बताओ बेटे V इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R इंटू R बेटे में लिख सकता हूँ या नहीं। करेक्ट। अब बेटे इसको मैं E अपॉन, इसको बेटे देखो ये R प्लस या एक काम करो आप इसको थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा देते हैं। अच्छा तो बताओ बेटे इसको E इंटू R लिख सकते, इस R प्लस R को बेटे में इधर ले गया और ये E इंटू R बेटा आपके पास यहाँ पर आ गया। तो बताओ बेटे जो E अपॉन V होगा, जो E अपॉन V होगा वो R प्लस R अपॉन R हो जाएगा या नहीं।
करेक्ट। इसके आगे बेटा हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो बताओ बेटे जो E अपॉन V है वो 1 प्लस R अपॉन कैपिटल R हुआ क्या? तो बताओ अगर E अपॉन V -1 में लिखता हूँ तो बताओ बेटे ये R अपॉन R हो जाएगा। इस R को बेटा अगर मैं यहाँ ले जाऊँ तो E अपॉन V -1 इंटू R इज इक्वल टू R होगा। तो बताओ इस फॉर्मूले के बेटे इंटरनल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू E अपॉन V -1 इंटू R होगा। ये फॉर्मूला बेटे डिराइव हुआ फॉर द इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर हमें किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना होता है तो मैं इस फॉर्मूले को लगाकर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ। नहीं तो बेटा आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले से भी आप इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है बेटे खूब इसके ऊपर। एक चीज बेटे नोट में और समझानी है बस थोड़ा सा मुझे। बेटे इस केस में तो सेल से हमने करंट ड्रा किया था, ठीक है ना, नोट में लिख लीजिए। इफ करंट इज गिवन टू ए सेल, अगर मान लीजिए बेटे हम एक सेल को करंट देते हैं तो बेटे जो जब सेल से करंट लिया जाता है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम होता है, लेकिन जब एक सेल को करंट दिया जाता है उस समय टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ईएमएफ से ज्यादा हो जाती है। कारण जो I इंटू आर इस ईएमएफ में से घटाया गया है, अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में वही I इंटू आर वो ऐड हो जाता है। देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो V हो जाएगा वो E प्लस आई इंटू आर। इनमें तो बेटा जब हम किसी बैटरी से करंट ड्रा करते हैं तो V इज इक्वल टू आई माइनस आई आर होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं उस समय टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस E प्लस आई इंटू आर। तो दिस इज अबाउट इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ड्यूरिंग द चार्ज और ड्यूरिंग द ड्रा ऑफ करंट। तो आज का लेक्चर यहाँ हम फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू।